व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू द वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने सीपीएम के बारे में जाना और इस वीडियो में हम जानेंगे पर्ट के बारे में कि उसका क्या मेथड होता है, उसमें क्या डायग्राम्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है पर्ट। तो पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और इस प्रोग्राम की जगह कुछ लोग प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक भी इसे कहते हैं। तो दोनों चीज़ें सही हैं। ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि यूज़ होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और ये डिज़ाइन किया गया है ताकि टास्क को एनालाइज और रिप्रेजेंट कर सके जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये जो पर्ट होता है इसमें 3 टाइम एस्टीमेट लेते हैं और फिर उनका एवरेज लेते हैं ताकि हम एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर सकें हर टास्क के कंप्लीशन का। वो अभी हम देख लेंगे कि वो सब कैसे करते हैं। और आखिरी बात यह है कि इट इज़ यूज्ड इन मोर ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन। अनसर्टेन सिचुएशन से मुराद ये है कि हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि टास्क कब कंप्लीट होगा, यानी हमें एक अच्छा अंदाज़ा होता है सिर्फ। तो आगे बढ़ते हैं। तो पर्ट समझने से पहले इन कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है, तो एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। पहली जो चीज़ है वो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और अगर मैं पूरा बोलूँ तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, यानी किसी टास्क को कंप्लीट करने का वो टाइम, यानी हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस टाइम में सब कुछ अच्छा होगा, यानी टास्क को कंप्लीट करने में कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। फिर पेसिमिस्टिक टाइम, हमारा ये जो बी है पेसिमिस्टिक टाइम, ये होता है कि टास्क को कंप्लीट करने में हर तरह की प्रॉब्लम आएंगी, यानी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां हमारी इसमें आएंगी पेसिमिस्टिक टाइम में। और मोस्ट लाइकली टाइम होता है इनके दरमियाना टाइम, यानी कुछ चीज़ें गलत हो जाएंगी टास्क में, कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम। तो पर्ट में हम इन 3 टाइम एस्टिमेट्स को लेते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, और इन तीनों का हम एवरेज लेते हैं इस तरीके से कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम को 1 टाइम्स रखते हैं और मोस्ट लाइकली टाइम को 4 टाइम्स रखते हैं और पेसिमिस्टिक टाइम को 1 टाइम रखते हैं। इन सब का सम करके इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या आ जाता है हमारे पास? एक्सपेक्टेड टाइम या एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो ये हो जाता है हमारा टी। तो पर्ट में बेसिकली हमारे जो ये सारे टाइम है ये अंदाज़न होते हैं कि हमें अंदाज़ा होता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारा ये होगा, यानी जैसे सब कुछ सही रहा तो टास्क 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और पेसिमिस्टिक टाइम यानी हर चीज़ में प्रॉब्लम आई तो हमारा टास्क 20 दिन में कंप्लीट होगा। और मोस्ट लाइकली टाइम इनके दरमियान का, यानी 15 दिन में हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, हमने एस्टिमेशन लगाई होती है। तो और इनको जुड़ के एक एक्सपेक्टेड टाइम बन जाता है। उसके बाद आ रहा है वेरिएंस। तो वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के स्क्वायर से, और वेरिएंस असल में रेशो होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, यानी इस टाइम तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और एक्चुअल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का, यानी एक तो होता है एक्सपेक्टेड, यानी हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, और दूसरा कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ। तो इनका रेशो जो होता है वो वेरिएंस होता है। तो अगर सिर्फ वेरिएंस कहा जाए तो यानी उसका मतलब ये होता है कि एक टास्क के वेरिएंस की बात हो रही है, और ये होता है प्रोजेक्ट वेरिएंस, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है उन सारे वेरिएंस की बात हो रही है जो कि क्रिटिकल पाथ पे हैं। इसकी आगे बात करेंगे, अभी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसी का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। इसको भी आगे देखेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे ये एग्जाम्पल क्वेश्चन जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। और एक बात मैं बताता चलूँ कि जैसा कि यहाँ पर टेल हेड इवेंट्स दिए गए हैं, इनकी जगह पेडेसेसर्स भी दिए हो सकते हैं।
तो अगर टेल हेड इवेंट भी नहीं दिए हुए आपके चार्ट में, आपको पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक्टिविटी लिखी हुई है और ये वाला कॉलम है ही नहीं और इसकी जगह प्रेडेसेसर्स का भी कॉलम नहीं है, तो उस सूरत में आप सिर्फ ये करेंगे कि आप एक्सपेक्टेड टाइम निकाल सकते हैं हर टास्क का और वेरिएंस निकाल सकते हैं। आप नेटवर्क डायग्राम नहीं बना सकते, ना ही आप क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं और ना ही बाकी चीज़ें ये कोई भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी सिर्फ एक्टिविटी दी गई होंगी तो आप सिर्फ ये दोनों कॉलम फिल कर देंगे फॉर्मूला के ज़रिए, दैट्स इट। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये कॉलम मौजूद है तो हम सारा काम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस ही निकालेंगे, जो कि इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है जिसमें ए, एम और बी काम आएंगे। और वेरिएंस का फॉर्मूला भी बहुत आसान है कि बी माइनस ए और डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर, तो इस तरीके से निकल आता है वेरिएंस। तो इन दोनों फार्मूला की मदद से हम ड्राइव कर लेंगे ये सारे एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस आ चुके हैं, ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है हमारी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम या पर्ट चार्ट या प्रेसिडेंस डायग्राम, जो भी आप इसको कहें। बेसिकली प्रेसिडेंस डायग्राम जो होती है ये नेटवर्क डायग्राम की ही एक टाइप में से होती है। तो इस डायग्राम को हम बनाएंगे इस टेल हेड इवेंट के कॉलम को देखते हुए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले 1-2, 1-3 और 1-4, यानी 2, 3 और 4 का प्रेडेसेसर 1 है। तो 1 के आगे लिख दें 2, 3 और 4 और इसी को देख के एरो बना दें कि 1 से 2 तक एक एरो, एक एरो 1 से 3 तक और एक एरो 1 से 4 तक। तो ऐसे हमने ये एरो बना दिए। उसके बाद आगे देखते हैं, एक एरो 2 से 6 तक जा रहा है, तो 2 से 6 तक। इसके अलावा एक एरो 3 से 5 तक जा रहा है, तो ये रहा वो एरो 3 से 5 तक। और फिर 3 से 6 तक जा रहा है एक, तो ये भी हमने एक एरो बना दिया। उसके बाद 4 से 5 तक और 5 से 6 तक, तो 4 से 5 तक और ये 5 से 6 तक। तो इस तरीके से हमने बना दी ये पर्ट चार्ट या प्रेसिडेंस डायग्राम। और ये जो एरो के दरमियान में टाइम लिखा हुआ है रेड कलर से, ये एक्सपेक्टेड टाइम है। तो ये वाला जो एक्सपेक्टेड टाइम है ये हमने लिखा हुआ है, यानी 1 से 2 के दरमियान 14 लगेगा, 14 डेज़ लगेंगे। और 1 से 3 के दरमियान 7 डेज़ लगेंगे और इसी तरह 1 से 4 के दरमियान 11 डेज़ लगेंगे। तो ये सब हमने एक्सपेक्टेड टाइम को लिख दिया। और जैसा कि हमने CPM में हर एक्टिविटी के ऊपर उसका टाइम लिखा था, इसमें हमने एक्टिविटी के ऊपर नहीं लिखा, इसमें हमने एरोस के दरमियान लिखा है। उसकी वजह यह है कि अब हर एक्टिविटी की सेपरेट बात नहीं हो रही, बल्कि ये बात हो रही है कि 1 से 2 के दरमियान कितना टाइम लग रहा है, एक्टिविटी 1 से 2 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, एक्टिविटी 1 से 3 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा है। तो अब बात इसकी हो रही है, तो इस वजह से एरो के दरमियान लिखे हैं इनके एक्सपेक्टेड टाइम। और जिस तरह CPM में हमने इस प्रेसिडेंस डायग्राम को अपग्रेड किया था और उसमें हर एक्टिविटी की जगह उसका स्लैक टाइम, उसका अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश और ये सब चीज़ें लिखी थी, तो वो हम पर्ट में भी कर सकते हैं और उसको भी प्रेसिडेंस डायग्राम या पर्ट चार्ट ही कहेंगे, उसका नाम चेंज नहीं होगा, उसका नाम वही रहेगा। इन चीज़ों को इस डायग्राम को हम अपग्रेड कर देंगे, लेकिन वो जब करेंगे अगर उसको पूछा गया हो या उसकी ज़रूरत हो। फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वो काम यहाँ नहीं करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो अब इस प्रेसिडेंस डायग्राम की मदद से हमने निकाल लिए डिफरेंट पाथ, जैसे कि 1, 2, 6 ये एक हमने पाथ निकाल लिया। इसी तरह 1, 3,
5 6, ये एक पाथ निकाल लिया, 1 3 6 और 1 4 5 6, ये हमने डिफरेंट पाथ्स निकाल लिए। उसके अलावा उनके आगे लिख दिया उनका एक्सपेक्टेड टाइम, यानी 1 से 2 तक जाने में 14 दिन लग रहे हैं और 2 से 6 तक जाने में 18 दिन लग रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे 1 से 3 तक जाने में 7 दिन लग रहे हैं, फिर 3 से 5 तक जाने में 11 दिन लग रहे हैं और 5 से 6 तक जाने में 14 दिन लग रहे हैं। इस तरह इनका कैलकुलेट कर लिया हमने टोटल टाइम। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा है क्रिटिकल पाथ। तो ये दोनों आ गए हमारे क्रिटिकल पाथ। मैंने सीपीएम के वक्त ये बात बताई थी कि क्रिटिकल पाथ जो हैं वो एक से ज़्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 क्रिटिकल पाथ आए, जिसकी वजह यह है कि मैक्सिमम देखा जाता है कि ड्यूरेशन कितना लग रहा है, तो इन दोनों में 32 डेज मैक्सिमम ड्यूरेशन लग रहा है, यानी ये सबसे ज़्यादा है। तो ये क्रिटिकल पाथ 1 आ गया, ये क्रिटिकल पाथ 2 आ गया और इनका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 32 डेज हो गया। तो नॉर्मल अगर पार्ट में हम काम कर रहे होते तो इतना भी काफ़ी था, यानी इतना निकाल लिया हमने, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और क्रिटिकल पाथ वगैरह निकाल लिया। लेकिन हमसे और सवाल पूछे गए हैं, यानी 35 डेज़ में कंप्लीट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और 90% के चांस हो उस ड्यू डेट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वो निकालो। तो उसके लिए हमें आगे काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जेड स्कोर की। तो ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसकी मदद से हम ये जवाब दे सकते हैं कि हमें एक कंप्लीशन डेट दी गई है डिज़ायर्ड, यानी कि इस तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कंप्लीशन डेट इज़ रीचेबल, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये कंप्लीशन डेट सही है और इस तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बताता है जेड स्कोर। जेड स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स जो होता है वो नंबर ऑफ डेज़ होता है, जो कि हमें सवाल में पूछे गए होंगे कि 35 डेज़ में क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है। और ये है हमारा म्यू, और म्यू होता है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो कि हमने निकाला था 32 डेज़। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये होता है आखिरी चीज़ हमारे जेड स्कोर के फॉर्मूले में। तो ये भी निकालना सीखेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि जो क्रिटिकल पाथ होते हैं, यानी ए है और डी है इस वक्त, तो इनके वेरिएंस का हम लेते हैं सम और फिर उसको स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हमने 16 और 16 को लिया, इनका सम करके इसको स्क्वायर रूट लिया, तो आंसर ये आया। फिर हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6 मान लिया। अब हम अगले क्रिटिकल पाथ को देखेंगे। तो अगला क्रिटिकल पाथ हमारा ये है, जो कि बी, ई और एच से गुजर रहा है। तो इसके वेरिएंस का सम निकालेंगे, यानी 4 16 16 का, जो कि निकलेगा 36, और उसका स्क्वायर रूट हम जब लेंगे तो वो निकलेगा 6। तो दोनों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 6। तो आम तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है वो सेम आता है अगर 2 क्रिटिकल पाथ या 2 से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ मौजूद हो। और अब हमने जब ये तीनों चीज़ें निकाल ली हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जेड स्कोर। तो एक्स यानी जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे डेज, वो थे 35, और म्यू यानी जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन था वो हमारा था 32, और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला है वो है 6। तो जेड स्कोर हम इसके फॉर्मूले में डाल के निकाल लेंगे, जो कि हमारा निकलेगा, ये रहा फॉर्मूला, तो हमारा निकलेगा 0.5। अब जो हमने जेड स्कोर निकाला है उसको हम देखेंगे इस टेबल में। ये स्टैंडर्ड टेबल होता है, और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो ये आपको पहले से टेबल दिया हुआ होगा। और ये जो टेबल है ये काफ़ी बड़ा होता है, ये मैंने इसको कट करके लगाया है। तो हम क्या करेंगे, जेड स्कोर निकला है 0.5 और इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम 0.5 के कॉलम में जाएंगे, ये रहा 0.5, और यहाँ जाएंगे तो आगे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे।
तो इन दोनों ये इस रो से और इस कॉलम से मैच करेंगे तो ये वाली वैल्यू सामने आएगी। तो 0.6915, तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन 35 डेज। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो ये आ गई परसेंटेज। तो 69.15% चांस है कि हमारा प्रोजेक्ट 35 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो अब निकालेंगे ड्यू डेट, जिस पे 90% चांस है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि 90% था तो जेड स्कोर निकालने के लिए हमने इसे 0.9 कर दिया। और अब इस चार्ट में इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे पूरी चार्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे कि क्लोजेस्ट कौन सी है 0.9 से, यानी बट नॉट बिगर, यानी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसके करीब करीब हो। तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो ये वैल्यू जो है वो सबसे करीब है, क्योंकि इससे आगे जा रहे हैं तो 0.9 से बड़ा हो जा रहा है। तो ये वैल्यू सबसे क्लोजेस्ट है। तो इसको देखेंगे कि इसकी रॉ को पहले लिखेंगे 1.2 और फिर 0.08, इसको मिला देंगे तो ये बनेगा 1.28। तो Z स्कोर फॉर 90% इज 1.28, यानी हमने Z स्कोर निकाल लिया 90% के लिए। अब ये जो हमने Z स्कोर निकाला है 90% के लिए, जो कि है 1.28, इसका हम ये करेंगे कि हमारे पास एक Z स्कोर का फॉर्मूला है जिसमें हमारा TS माइनस TE डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब ये TS और TE क्या है? TS है शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन, यानी ये वो शेड्यूल टाइम है जो कि हमने तय किया है कि अगर हम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि 90% इसके चांसेस होंगे कि इस ड्यू डेट तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वो टाइम है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन है, ये वही टाइम है जो कि हमने निकाला था क्रिटिकल पाथ के ज़रिए, तो ये 32 है। और उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि हमने पहले निकाली थी, दोनों क्रिटिकल पाथ की स्टैंडर्ड डेविएशन 6 निकली थी, तो ये हमने निकाली थी। इन सब चीज़ों को फॉर्मूले में डालेंगे और इससे हमारा TS निकल आएगा जो कि 39.68 डेज का होगा। तो यहीं तक था सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, जो भी चीज़ें पर्ट में होती हैं। तो CPM और पर्ट की यही लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आमतौर पे कुछ जैसे कि कोई प्रेसिडेंस डायग्राम को CPM का हिस्सा समझ रहा होता है, कोई पर्ट का हिस्सा समझ रहा होता है। तो बात यह है कि प्रेसिडेंस डायग्राम CPM और पर्ट दोनों में यूज़ होती है, और फ़र्क ये होता है कि उसको हम सिंपल बनाएं या फिर जैसे कि यहाँ पर ये है सिंपल डायग्राम प्रेसिडेंस, और ये है कॉम्प्लेक्स डायग्राम। ये प्रेसिडेंस डायग्राम की कॉम्प्लेक्स वर्जन है, यानी इसमें अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, स्लैक टाइम वगैरह होता है जो कि हमने CPM में पढ़ा था। तो ये कब बनाई जाए, वो कब बनाई जाए, तो इसका सादा सा जवाब ये है कि जब ज़रूरत होगी तब काम किया जाएगा। जैसे इस पर्ट वाले सवाल में हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं बनाया, और अगर हमें ज़रूरत होती तो हम ज़रूर बनाते। तो बात बस इतनी होती है। तो अगर आप मेरी CPM और पर्ट की दोनों वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैंने CPM में प्रेसिडेंस डायग्राम पहले बनाई थी, उसके बाद उसे अपग्रेड किया था, थोड़ी उसमें स्लैक, अर्ली स्टार्ट, ये सब चीज़ें आ गई थी। तो यही काम हम पर्ट में भी करते हैं, यानी पर्ट में भी जो हमने पर्ट चार्ट बनाई उसको भी हम अपग्रेड करके उसमें स्लैक टाइम, अर्ली फिनिश, ये सब डाल देते हैं, लेकिन जब डालते हैं जब ज़रूरत हो। बाज़ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कि ये वाली जो डायग्राम है ये कहाँ यूज़ होती है, क्या ये CPM में यूज़ होती है? कुछ लोग CPM में कर रहे हैं, कुछ लोग पर्ट में कर रहे हैं। तो जवाब ये है, ये डायग्राम, ये जो प्रेसिडेंस डायग्राम है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश वगैरह, ये दोनों जगह यूज़ हो सकती है, CPM में भी और पर्ट में भी। बस फ़र्क ये होता है कि जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम वहाँ यूज़ करते हैं।
तो इसी तरह हमें पर्ट में ज़रूरत नहीं थी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की, तो हमने सिर्फ ये छोटी सी प्रेसिडेंस डायग्राम बनाकर ही अपना काम चला लिया। तो बात ज़रूरत की होती है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वो चीज़ की जाती है। जैसे कि हमने यहाँ जेड स्कोर और प्रोबेबिलिटी निकाली 90% की, तो वो हमसे पूछा गया था तो हमने निकाली, ऐसे ही नहीं हम निकालने बैठेंगे। जितना हमसे पूछा गया होगा हम उतना ही जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।